दी है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आपका एक चैप्टर है स्टाफिंग। स्टाफिंग चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ नॉर्मल चीजें बता दूं। हमने प्लानिंग जब चैप्टर पढ़ा था तो हमने एक चीज देखा था कि प्लानिंग में हम डिसाइड करते हैं व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू इट। तो मैंने बताया था व्हाट टू डू तो पूरा प्लानिंग क्वेश्चन भी करता है और आंसर भी दे देता है। लेकिन जब ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में हम आए तो हमने देखा कि जो हमने प्लानिंग में हाउ टू डू या किन चीजों की जरूरत पड़ती है काम को करने के लिए, जब ये सोचते हैं तो उसका आंसर जाकर मिलता है ऑर्गेनाइजिंग में। एंड थर्ड वाला जो है वो है स्टाफिंग। यानी जो थर्ड क्वेश्चन था हु इज टू डू इट, अब कौन ये काम करेगा जो हमने सोच रखा है, जो हमने प्लान कर रखा है, उसके लिए चैप्टर बना है स्टाफिंग। ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ना स्टाफिंग, ये वर्ड है स्टाफ से, एंड स्टाफ का मतलब होता है एम्प्लॉयज या वर्कफोर्स। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग को स्टाफ कहते हैं, एंड उस लोगों को लाने से जुड़ा, उनको काम करवाने से जुड़ा, उनको पैसे देने से जुड़ा, उनकी प्रॉब्लम समझने से जुड़ा, या उनको कभी हटाना हुआ तो उससे जुड़ा, ये सारा जो काम होता है ना, इस पूरे ओवरऑल प्रोसेस को हम स्टाफिंग कहते हैं। ठीक है। तो एम्प्लॉय रिलेटेड कोई भी काम जब हम ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं तो वो मेजरली 90% काम उसमें स्टाफिंग में आता है, और कुछ काम नहीं आता है जो उसके लिए है एचआरडी। ठीक है ना, वो अलग चीज है, कंसेप्ट उसको मैं अलग बताऊंगा। ठीक है। तो मेजर जो भी एम्प्लॉय रिलेटेड वर्क है दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग। तो यहां पर हम आंसर पाएंगे हु इज टू डू इट का। ये स्टाफिंग को करने वाला एक बहुत बड़ा पर्सन होता है, या एक स्टाफिंग से जुड़ा बहुत बड़ा मैनेजर होता है, उसका नाम होता है एचआर मैनेजर। और डिपार्टमेंट है एचआर का, ह्यूमन रिसोर्स का। ठीक है। अब ध्यान से सुनना, स्टाफिंग का क्या मतलब है। तो स्टाफिंग का मतलब होता है 3 आवर्स को इंश्योर करने वाला प्रोसेस। यानी स्टाफिंग इंश्योर्स दैट एट राइट प्लेस एक राइट पर्सन हो राइट टाइम पे। ठीक है। राइट प्लेस पे राइट पर्सन हो राइट टाइम पे, ये इंश्योर करना ही स्टाफिंग कहलाता है। क्यों ऐसा जरूरी है? ताकि मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन में बनी रहे। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी को बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि स्टाफिंग का प्रोसेस हो। तो स्टाफिंग को हम कैसे समझा सकते हैं? स्टाफिंग इज अ प्रोसेस दैट इंश्योर्स दैट राइट person is available at right place and at right time in order to bring maximum efficiency in the work। ठीक है। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी को पाने के लिए हमारा क्या जरूरी है? स्टाफिंग का प्रोसेस। अब मैंने ये तो बता दिया कि व्हाट इट इज, जैसे हमने प्लानिंग में भी सीखा था व्हाट प्लानिंग इज। देन हमने सीखा हाउ प्लानिंग इज, एंड देन हमने सीखा व्हाई प्लानिंग इज। वैसे ही ऑर्गेनाइजिंग में था। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि अच्छा, हमने ये तो सोच लिया कि भाई राइट पर्सन राइट प्लेस पे राइट टाइम पे हो, लेकिन ये होगा कैसे? इसको करने का तरीका क्या होगा? तो यहां पर जैसे हमने प्लानिंग के स्टेप सीखे थे, ऑर्गेनाइजिंग के स्टेप सीखे थे, अब स्टाफिंग के सीखने जा रहे हैं। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं दीज आर स्टेप्स या प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। ठीक है। तो सबसे पहले ना, अगर हमें ये जानना है, स्टाफ रिलेटेड काम समझना है, तो हमें ये समझना होगा कि भाई हमें कितने लोगों की जरूरत है। सबसे पहले हमारे दिमाग में जब हम कोई काम सोचते हैं ना, और ये सोचते हैं यार ये काम कौन करेगा, तो कौन करेगा से पहले हमारे पास ये भी दिमाग में आता है उसके साथ साथ कि यार कितने लोग मिलकर ये काम कर पाएंगे। कौन कौन करेगा इस चीज को भी सिग्निफाई करता है कि भाई हमारे को कितने टोटल लोग चाहिए होंगे। तो सबसे पहले एक काम को करने के लिए हम एस्टिमेशन लगाते हैं कि हमें कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। तो वी एस्टिमेट द मैन पावर रिक्वायरमेंट। और इसमें जब हम ये सोचते हैं कि कितने लोगों की जरूरत होगी, तब हम एक और चीज सीखते हैं, कैसे कैसे लोगों की जरूरत होगी, कितने और कैसे कैसे लोगों की जरूरत होगी। ठीक है। तो अब यहां पर समझने के लिए, यानी इस रिक्वायरमेंट को समझने के लिए हम दो तरीके की एनालिसिस करते हैं। एक एनालिसिस का नाम है वर्क फोर्स एनालिसिस, और एक का नाम है वर्क लोड।
ठीक है। अब वर्क फोर्स एनालिसिस और वर्क लोड एनालिसिस क्या बोलता है? वर्क फोर्स यानी प्रेजेंटली हमारे पास लोग हैं कितने। हो सकता है मैं भी काम करने वाला हूं तो एक मैं हो गया, हो सकता है मेरा एक दोस्त है वो भी साथ में काम करने के लिए रेडी है तो दो हो गए। ठीक है। तो कितने ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं ऑलरेडी इस काम को करने के लिए, प्लस ये जब काम जुड़ेगा या ये काम को जब हम परफॉर्म करने जाएंगे तो और कितने एडिशनल लोगों की जरूरत हमें पड़ेगी फ्यूचर में। एडिशनल लोग और कितने लगेंगे इस काम को करने के लिए, उसको कहते हैं वर्क लोड। कि काम के लोड के हिसाब से हम एनालाइज करते हैं कि ये एडिशनल काम, इस एडिशनल लोड के लिए और कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो हमने क्या बोला कि पहले तो ये सोचेंगे स्टाफिंग में कि भाई कितने और कैसे लोग चाहिए। कितने कैसे लोग चाहिए को जानने के लिए हम दो एनालिसिस करेंगे, वर्क फोर्स एंड वर्कलोड। पहले ये देखेंगे कि हैं कितने और एडिशनल कितने चाहिए। तो कितने हैं इस वर्क फोर्स एनालिसिस, कितने और चाहिए इस वर्क लोड एनालिसिस। ठीक है। अब इसमें हम कैटेगरी, वही मैंने बोला ये तो कितने हो गए ना, ये तो आंसर बताया कि कितने लोग, लेकिन उन इस कितने में कैसे लोग, ठीक है, कैसे लोग होने चाहिए, यानी कितने हमें स्किल्ड लोग चाहिए, कितने हमें अनस्किल्ड लोग चाहिए। सब लोग मिलाकर तो काम करेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्किल्ड स्किल्ड वाले से सारा काम हो जाएगा, क्योंकि स्किल्ड वाले लोग को हम बोलेंगे यार कि वहां पर जब भी वो वो मान लो वहां पर वेस्ट डिस्पोजल का है, वहां पर वो गंदगी फैली हुई है तो उसको साफ करना है। स्किल्ड लोग वो काम नहीं करने वाले हैं। अनस्किल्ड लोगों को हमें लाना पड़ेगा वो साफ सफाई और बाकी चीजों के छोटे मोटे काम के लिए। तो हमें ये देखना पड़ता है एक काम में कि कितने लोग और कैसे कैसे लोग चाहिए। यानी कैसे में हम दो कैटेगरी बना दी, कितने स्किल्ड चाहिए और कितने अनस्किल्ड चाहिए। तो पहले तो हमने सोचा कितने लोग चाहिए। अब जब हम सोच लिए तो हम क्या करेंगे, आप सोच कर बताओ मुझे। आपके दिमाग में आया मुझे टोटल इस काम को करने के लिए 30 लोग चाहिए। मान लो आपने ये सोच लिया एक काम को करने के लिए 30 लोग चाहिए आपको। ऑर्गेनाइजेशन में एक नया प्रोजेक्ट आया उसके लिए 30 लोग चाहिए। ठीक है। जिसमें मैं बोल रहा हूं कुछ स्किल्ड होंगे कुछ अनस्किल्ड होंगे। तो फिर आप क्या करोगे, ये सोचने के बाद बैठे रहोगे क्या वहां? सेकंड आप क्या काम करोगे सोचने के बाद? यू विल थिंक कि भाई अब इन लोगों को यहां लाना भी है। भाई हमने सोच तो लिया 30 लोग चाहिए, बट अब आपका दिमाग ये कहेगा कि यार इन लोगों को लाएं कैसे। तो इनको लाने के लिए आपको इनको बताना पड़ेगा ना यार कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम लोगों को मैं जॉब देना चाह रहा हूं, मुझे काम है तुम लोगों से। तो हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम रिक्रूटमेंट करते हैं। बच्चे लोग ना इसमें और इसके नेक्स्ट एक देखो ये है प्रोसेस, इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं तो ध्यान से सुन लेना। हम बुलाते हैं लोगों को, हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ वैकेंसी है, आओ और इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करो। दैट इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। यानी जॉब के लिए बुलाना, अप्लाई करवाना। ठीक है। उसको हम कहते हैं रिक्रूटमेंट। अब इसमें क्या होगा, दो तरीके से रिक्रूटमेंट होगी। कई बार क्या होता है ना, वही नए काम के लिए ना हो सकता है हमारे पास एक दो बंदे खाली हों अंदर ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन के। तो अगर हम अंदर के ही लोगों से वो वैकेंसी को फिल कर दें तो उसको इंटरनल रिक्रूटमेंट कहते हैं। और अगर बाहर से लोगों को बुलाएं या न्यू वर्कर को अपॉइंट करें तो उसको एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कहते हैं। ठीक है। तो हम देखेंगे कि भाई इतने लोग चाहिए, फिर हम उन लोगों को बुलाएंगे। यानी हम अपनी वैकेंसी रिलीज करेंगे कि हमारे पास जॉब अवेलेबल है, आओ हमारे यहाँ अप्लाई करो। ठीक है। अब हो सकता है हम इंटरनली वाले भी कुछ लोगों को बता दें, एक्सटर्नली वाले को भी मौका दे दें। ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटी है। अब नेक्स्ट होता है, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए और केस स्टडी के लिए। रिक्रूटमेंट ना एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है, ये तो मैं समझाऊंगा जब सिलेक्शन समझाऊंगा। और एक वर्ड इसका मीनिंग आपके जो बुक में लिखा है ना वो समझाना चाह रहा हूं मैं। क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर वैकेंट पोजीशन। ये क्या बोल रहा है, क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ एप्लीकेंट, यानी कहने का मतलब बहुत सारे एप्लीकेशंस लाना एक वैकेंट, दो वैकेंट या कुछ वैकेंट पोजीशंस के लिए। तो क्रिएशन ऑफ पूल यानी कहने का मतलब
पोजीशन तो कुछ ही है, वैकेंसी तो कुछ ही है, लेकिन उसके लिए ढेरों एप्लीकेशन इकट्ठा करना इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। तो क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ एप्लीकेंट्स, ठीक है, फॉर द वैकेंट पोजीशन को रिक्रूटमेंट कहते हैं, ठीक है। अब रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस क्यों होता है ये देखने के लिए सिलेक्शन पहले समझो। सिलेक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है? ऊपर में हमने क्या किया, जैसे शेयर में आप क्या करते थे, शेयर एप्लीकेशन देन शेयर अलॉटमेंट, तो वही है, रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन वाला टाइम था, अलॉटमेंट यानी सिलेक्शन, यानी कहने का मतलब इतने लोग एप्लीकेशन जब डालते हैं तो क्या सारे को जॉब दे देते हो क्या? नहीं। हाँ जी, सारे लोग को जॉब मिलती है? नहीं। नो, उसमें से कुछ सिलेक्टेड को मिलती है, कुछ को नहीं मिलती। अब जिनको मिलती है ना, जो अप्लाइड पर्सन है, जिनको जॉब मिल जाती है, अप्लाइड पर्सन जो है, उन्हीं में से रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो अप्लाइड हैं, उन्हीं में से बेस्ट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम स्टाफिंग को क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना, सेलेक्टिंग द बेस्ट फ्रॉम द पूल ऑफ एप्लीकेंट, यानी जो रिक्रूटमेंट में पूल बना था ना, उस पूल में से चुनना, बेस्ट बेस्ट लोगों को छांटना, इसको कहते हैं सिलेक्शन, ठीक है। और सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस माना जाता है। नेगेटिव क्यों? क्योंकि लोग यहाँ छट रहे हैं, बेचारे लोग को निराश होकर जाना पड़ रहा है। और रिक्रूटमेंट को हम पॉजिटिव क्यों बोलते हैं? यहाँ पर लोगों को बुला रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, अपॉर्चुनिटी दिया, और यहाँ पर हमने उनसे उनकी अपॉर्चुनिटी छीन ली। इसलिए हम रिक्रूटमेंट को एक पॉजिटिव प्रोसेस बोलते हैं और सिलेक्शन को नेगेटिव प्रोसेस बोलते हैं। तो मैं ऐसे बोल, बेस्ट अमंग्स द पूल ऑफ एप्लीकेशन, उसको कहते हैं सिलेक्शन, ठीक है। ऊपर था क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ एप्लीकेंट फॉर द वैकेंट पोजीशन को रिक्रूटमेंट, एंड सेलेक्टिंग द बेस्ट अमंग्स द पूल ऑफ एप्लीकेंट को सिलेक्शन कहते हैं। अब मान लो आपने सेलेक्ट कर लिया, अब सेलेक्ट करके क्या करोगे भाई? आपने मान लो 100 एप्लीकेशन आई थी, 30 पोजीशन थी आपके पास, आपने 30 को चुन तो लिया, या 40-50 को चुन लिया, मान लो उसमें से अच्छे अच्छे 50 निकले मान लो, ठीक, तो अब क्या करोगे आप? हाँ जी, जो सेलेक्ट हो जाते हैं उनको क्या किया जाता है? उनको ट्रेनिंग देते भाई हैं। बताओ यार थोड़ा। हाँ, पहले ही ट्रेनिंग नहीं देते, ट्रेन ध्यान करते से हैं। सुनना, मैं अभी आपको बताता हूँ। हाँ, अभी देखो मैं बताता हूँ, ठीक कह रहे हो, ट्रेनिंग देना होता है, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम कराते हैं उनका ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट। ओरिएंटेशन का मतलब पहले हम ले जाएंगे उनको, और हमारे अपने लोग जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं, जो बाकी लोग हैं ना, उन एग्जिस्टिंग लोग से, उस वर्किंग एनवायरनमेंट से हम उनको वर्कर और वर्क एनवायरनमेंट से इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि देखिए ये हमारा डिपार्टमेंट है, यहाँ पर ये बैठते हैं, यहाँ पर वो बैठते हैं, हमारे मैनेजर का नाम ये है, आपके मैनेजर ये रहेंगे, आपका काम ये रहेगा, आपका डेस्क ये रहेगा, इतनी वर्किंग टाइम है। इसको कहते हैं ओरिएंटेशन। यानी हम ऑर्गेनाइजेशन के सारे पॉलिसी प्रोसीजर रूल्स सब कुछ, बिजनेस मतलब वर्क एनवायरनमेंट, वर्क पीपल, सबसे इंट्रोड्यूस करा देंगे उसको, दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। और फिर ये सब बताने के बाद उसको उसकी जगह दे देंगे, दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट यानी आपने उसको जिस चीज के लिए चुना था, जिस पोजीशन के लिए उसकी सिलेक्शन की थी, वो प्रोवाइड करना, प्रोवाइडिंग पोजीशन, ठीक है। जिस चीज के लिए वो सेलेक्ट हुआ था, वो पोजीशन उसको देना इज कॉल्ड प्लेसमेंट। चलो, अब आपने जॉब तो दे दिया, काम तो दे दिया, अरे भाई वो हो सकता है फ्रेशर हो, या हो सकता है वो एक्सपीरियंस होल्डर भी हो, बट आपके यहाँ का क्या काम है, कैसा काम है, सिर्फ ऐसे बोल देना कि आज से तुम्हारा ये काम रहेगा, विल नॉट मेक सेंस। आपके कुछ कायदे कानून, आपके वर्किंग का कुछ टाइप स्टाइल अलग हो सकता है। तो आप उसको नेक्स्ट जब आप चुन लेते हो ना, जो चुने जाते हैं उनको आप अब क्या करोगे, जैसा कि अभी बताया आपने, उनको हम देते हैं ट्रेनिंग, ठीक है। तो ट्रेनिंग का मतलब यहां पर क्या हुआ, याद रखना, ट्रेनिंग यानी जो जॉब वो परफॉर्म करने वाला है ना, उससे जुड़ा उसको और ज्ञान देना, उसमें उसके स्किल को ग्रो करना, उसको कहते हैं ट्रेनिंग। वेयर एज डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, सिर्फ काम से जुड़ा नहीं, अदर देन वर्क ऑल्सो, उसको और कुछ चीजों में एक्सेल कराना, ताकि वो फर्दर ग्रो कर पाए ऑर्गेनाइजेशन में।
ग्रोथ ओरिएंटेड हो, यानी ओवरऑल नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करना। जैसे बीच बीच में बाहर के लोगों से उसके काम से जुड़ा नहीं है, लेकिन जैसे टैक्स की प्लानिंग के लिए लोग हम बुला देते हैं ऑफिस में, वो लोग हमारे को बहुत अच्छा सेमिनार लेते हैं और बताते हैं हमारे एम्प्लॉइज को। नया कोई वो पॉलिसी आया, लॉ आया, तो उसके बारे में अवेयरनेस के लिए लाते हैं। तो बहुत सारी और चीजों का ज्ञान देना इज कॉल्ड डेवलपमेंट। तो याद रखना, जॉब रिलेटेड ज्ञान देना इज ट्रेनिंग, वेयर एज जॉब के अलावा ज्ञान देना भी इज कॉल्ड डेवलपमेंट। एक अच्छी चीज जो मैंने लिखी है अपने साइड से, इसको आप याद रखना, कंपनी ना जो ट्रेनिंग दिलाती है वो अपने फायदे के लिए दिलाती है, वेयर एज जो डेवलपमेंट होता है ना वो एम्प्लॉय का फायदा करता है। ये बेसिक फर्क है। यानी कि काम से जुड़ा जब जब आप ग्रो करोगे, उसमें आपका फायदा है, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट मेन फायदा कंपनी का है। बट डेवलपमेंट में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 90% आपका ही फायदा है, डायरेक्टली तो कंपनी को होगा ही, आप उसके अंदर काम कर रहे हो तो याद रखना, ट्रेनिंग का जॉब रिलेटेड नॉलेज बढ़ाने का काम होता है, वेयर एज अदर देन वर्क ओवरऑल नॉलेज बढ़ाता है डेवलपमेंट। ठीक है, वो कंपनी को ज्यादा बेनिफिट करता है ट्रेनिंग, वेयर एज डेवलपमेंट एम्प्लॉइज के फायदे के लिए होता है। अच्छा, अब मान लो आपने क्या किया, प्लेसमेंट दे दी, ओरिएंटेशन कराया उसका, उसको प्लेसमेंट दे दी, और रिक्वायर्ड जो उसको ट्रेनिंग डेवलपमेंट का था आपने उसको दिया। अब वो काम पूरा सीख गया, तब आप उससे काम लोगे, राइट? हाँ जी। अब ट्रेनिंग रेनिंग दे दिया, सीख गया काम, अब क्या उसको बैठाओगे तो नहीं, अब आप उसको काम कराओगे। तो हम क्या बोलेंगे, अब हम उससे काम करेंगे, हम उससे सॉरी हम उससे अभी क्या कराएंगे, अब परफॉर्मेंस लेंगे, यानी उसका एक्चुअल वर्क देखेंगे, एंड उसके एक्चुअल वर्क के हिसाब से हम क्या करेंगे, अप्रेजल करेंगे। यहां बस अप्रेजल वर्ड लिखा है, रियल सेंस में इवैल्यूएशन करेंगे। एक तरीके से इवैल्यूएशन करेंगे कि हम उसको काम देकर उसके काम को एक तरीके से इवैल्यूएट करेंगे, और तीन बातें वहां से खोजेंगे। क्या क्या बात खोजेंगे? देखो, तीन वर्क क्या, हम ये देखेंगे कि जो उसने काम किया, क्या उसका काम बिलो स्टैंडर्ड है, या एट स्टैंडर्ड काम किया जैसा सोचा था, या हमारी सोच से भी अच्छा काम किया। आप ये तीनों चीज देखोगे, और अगर उसने कम परफॉर्म किया है, बिलो परफॉर्म किया है, तो भगा नहीं दोगे एक बार में भाई, सोचोगे कि यार हो सकता है कि ट्रेनिंग की इसको जरूरत हो, तो इसको एडिशनल ट्रेनिंग दिलवा दोगे। और अगर उसने एट परफॉर्मेंस यानी एट स्टैंडर्ड या अबव स्टैंडर्ड काम किया है, देन यू विल डू परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या होता है भाई, आप लोग जानते हो ना? अप्रेजल वर्ड का क्या मतलब होता है? मोटिवेट। मोटिवेट करना, एक तरीके से उसको शाबाशी देना, है ना? तो अब क्या हुआ, हमने ट्रेनिंग दिलाकर जब उससे काम लिया, काम तीनों तरीके के परफॉर्मेंस हो सकते हैं। अगर उसका परफॉर्मेंस बिलो स्टैंडर्ड रहा तो ट्रेनिंग दिलाएंगे, अगर एट या अबव रहा तो हम उसके काम को सराहेंगे या अप्रेस करेंगे। लेकिन बस हम बोलेंगे अच्छा, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा काम किया, मेरी सोच से भी अच्छा काम किया, ठीक है, एक बार ठीक है, दो बार ठीक है, तीन बार ठीक है, हर बार वो अच्छा अच्छा बहुत अच्छा काम कर रहा हो और आप आकर यही बस बोल जा रहे हो, क्या इससे काम चलेगा क्या? हाँ जी। नहीं। आप आकर हर बार तारीफ करके चले जा रहे हो, बस इससे काम चलेगा? एम्प्लॉय मान जाएगा? नहीं। नहीं। एम्प्लॉय कहेगा करना भी सर, जरूर। हर बार आते हैं आप पीठ थपथपा के चले जाते हैं, ऐसे थोड़ी चलेगा, एक और काम कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं हमारे लिए? आप हमारे काम से खुश हैं तो आप हमें ये दीजिए ना, तब तो हम समझे कि हम किसी लायक के हैं। तो ये जो अप्रेजल होता है ना, जब ये कंसिस्टेंटली अप्रेजल वाला काम आप करते हो, देन यू गेट या देन यू नीड टू गेट प्रमोशन। तो यानी प्रमोशन का सेंस क्या हुआ, प्रमोशन का मतलब हुआ आपको शिफ्ट करेंगे किसी एक हायर अथॉरिटी, हायर लेवल पर, आपकी पोजीशन के साथ पेमेंट भी बढ़ेगी। प्रमोशन और ट्रांसफर अलग अलग चीज होता है। ट्रांसफर में पोजीशन सेम रह जाती है, पेमेंट सेम ऑलमोस्ट रह जाती है, थोड़ा बहुत बदल भी सकता है, बट पोजीशन सेम ही रह जाती है, बस जगह बदल जाता है। मतलब पहले दिल्ली में था, मुंबई ब्रांच में काम करोगे, काम वही करोगे, बट प्रमोशन में आपका लेवल, पोजीशन भी बढ़ जाता है, पेमेंट भी बढ़ जाती है। तो अब आपको एज इन रिटर्न ऑफ अप्रेजल आप प्रमोशन पाते हो।
अच्छा, प्रमोशन के साथ साथ हर जगह पर एक चीज बाय डिफॉल्ट रहती ही है, दैट इज योर कंपनसेशन। ठीक है। कंपनसेशन कहने का सिंपल मतलब है पेमेंट। भाई इतने सारे काम आप क्यों कर रहे हो? पेमेंट पाने के लिए ना, तो पेमेंट तो मिलनी चाहिए हर काम की। तो एट लास्ट कम्स कंपनसेशन, बट रियल लाइफ में सबसे पहले कंपनसेशन देखते हैं, उसके बाद बाकी चीजें। तो कंपनसेशन कैन बी डायरेक्ट ऑल्सो, इनडायरेक्ट ऑल्सो। डायरेक्ट कैसे? जैसे सैलरी हो गया, बोनस हो गया, ओटी हो गया, ये डायरेक्ट होते हैं, यानी वर्क रिलेटेड होते हैं। इनडायरेक्ट मतलब जो सबको मिल रहा है, काम के परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं मिल रहा है। यहां पर क्या मिल रहा है? जैसे जो उन पोजीशंस पे है, मेडिकल फैसिलिटी मिल गया, ठीक है, आपको हाउसिंग की फैसिलिटी मिल गई, रिटायरमेंट बेनिफिट जैसे पेंशन, पीएफ, ग्रेचुइटी, ये सब मिल गया। ठीक है, बच्चों के लिए स्कूलिंग की फैसिलिटी मिल गई, आने जाने के लिए ट्रैवलिंग अलाउंस मिल गए, ठीक, परसेट्स मिल गए बहुत सारे, ठीक है, बीच बीच में गिफ्ट्स वगैरह मिल गए, ठीक। तो ये सारे इनडायरेक्ट काइंड ऑफ पेमेंट होते हैं। तो कंपनसेशन वर्ड का मतलब इट इंक्लूड्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट टू एम्प्लॉइज, ठीक है, मेड टू एम्प्लॉइज इन रिटर्न ऑफ देयर वर्क। तो सिंस वो आपके लिए काम कर रहे हैं, आप उनके लिए कुछ टोकन दोगे ही, मतलब रिवॉर्ड। तो वो हो गया कंपनसेशन। होप सो मैं आपको स्टाफिंग के सारे प्रोसेस को समझा पाया। इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। नहीं सर। तो वापस से एक बार अगर आप सोचना चाहोगे ना कि यार स्टाफिंग का प्रोसेस कैसे होता है, तो सबसे पहले सबसे आसान चीज जो हम करते हैं, हम ये एस्टिमेट करते हैं कि भाई इवेलुएट करते हैं कि भैया हमें लोग कितने चाहिए। और उस लोग को एस्टिमेट करने के लिए ना, हम दो एनालिसिस करते हैं कि भैया कितने हैं और कितने चाहिए। वर्क फोर्स एंड वर्क लोड एनालिसिस करते हैं। जब हमें ये पता चल गया कि इतने लोग, ऐसे लोग चाहिए, तो हम उनको बुलाते हैं, रिक्रूट करते हैं। फिर जितने लोग आए होते हैं उनमें से अच्छे अच्छे को छांट के सेलेक्ट करते हैं। जब सेलेक्ट कर लेंगे ना, जो सेलेक्ट होंगे उनको जाकर घुमाएंगे फिराएंगे और सबसे मिलवाएंगे, ओरिएंटेशन करवाएंगे, फिर उनको उनके डेस्क पे बैठा देंगे, प्लेसमेंट हो जाएगा। जब उनको उनके डेस्क पे बैठा देंगे, तो अब वर्क रिलेटेड भैया वो अपने से नहीं जानेंगे, तो पहले उनको ट्रेनिंग डेवलपमेंट देंगे, उनसे काम लेंगे। उनका काम थोड़ा मतलब बिलो हो सकता है, एट हो सकता है, या अबव हो सकता है। बिलो हुआ तो एडिशनल ट्रेनिंग दिलाएंगे, एट अबव हुआ तो उसका अप्रेजल करेंगे। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के नाम पर भैया पीठ थपथपाने से काम नहीं होगा, उनको टाइम टू टाइम प्रमोशन मिलेगा। और इन सारे काम के बदले उनको उनके पैसे यानी कंपनसेशन मिलेगा। क्या ये स्टोरी इस तरीके से स्टेप्स को आपको याद करा पा रही है या नहीं? प्रैक्टिकली लाइफ में ऐसे ही होता है, क्योंकि थोड़ा इमेजिन करोगे तो हम्म। थोड़ा थोड़ा कनेक्ट हो रहा है, प्रैक्टिकल लग रहा है कि यार कंपनी में भी कल को जाएंगे, ऐसे ही कुछ हमारे साथ होने वाला है। मैंने तो ठीक द है। ऑफिस देखा है, मुझे तो तो इट सब ऐसे सीन लग रहा क्या चीज? है। द ऑफिस का रेफरेंस है सर ये सब तो। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो एटलीस्ट द ऑफिस याद है तो कम से कम बिजनेस में थोड़ा थोड़ा ऑफिस ऑफिस रख लोगे। ठीक कहीं है। कहीं प्रेफरेंस मिल गया। अब आगे चलते हैं, ध्यान से सुनना। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ध्यान से सुनना, इसमें ना दो चीजों को बहुत ज्यादा समझाया है, क्योंकि ये दो बहुत बड़े प्रोसेस होते हैं और बहुत क्रूशियल प्रोसेस होते हैं। एक ना, अब जो हमने ये सीखा ना, इसका ज्ञान इतने अच्छे से देगा, क्योंकि हमने यहाँ पर इंटरनल एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट वर्ड पे छोड़ दिया था। हमने external दिया कि अलॉट कर देंगे भैया, कैसे कर देंगे अलॉट? ये बेस्ट जो सेलेक्ट करते हैं, ये करते कैसे हैं? कुछ तो होगा कि ऐसे ही कोई भी हमको लगा उसका शकल बेस्ट है, इसका हाइट बेस्ट है, उसका वेट बेस्ट है, ऐसा नहीं होता ना। उसके भी तो कोई ढंग होंगे, कुछ पैरामीटर्स होंगे। तो अब हम ना रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन को डिटेल में तोड़ने जा रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद ट्रेनिंग को तोड़ेंगे। तो एक एक प्रोसेस के अंदर सब प्रोसेस सीखने जा रहे हैं अभी। तो रिक्रूटमेंट वर्ड का अभी मैंने मतलब तो बता दिया, अब इस पे बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं दे रहा हूं कि क्रिएशन ऑफ पूल का मतलब क्या होता है। ठीक है।